आज हमारे हाथ एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प दस्तावेज लगा है। इसका नाम है लैकिसिस और ये दक्षिण अमेरिका के एक जहरीले सांप सुरकोकू के जहर के बारे में है। अब सुनने में ये शायद किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगे, पर असल में ये 19वीं सदी के होम्योपैथिक साहित्य का एक हिस्सा है। और यही बात इसे इतना अनोखा बनाती है। ये सिर्फ जहर के मतलब केमिकल गुणों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये उस जहर के प्रभावों का अध्ययन करके एक पूरे इंसान का खाका खींचने की कोशिश है। उसकी भावनाएं, उसके डर, उसकी आदतें और हाँ, उसकी बीमारियां भी। एक तरह की साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्रोफाइल। बिल्कुल, जो एक सांप के जहर से निकली है। तो आज हमारा मकसद जासूसों की तरह काम करना है। हम इस पुराने दस्तावेज से सुराग उठाएंगे और उन्हें जोड़कर एक बहुत ही जटिल, रहस्यमयी और विरोधाभासों से भरी शख्सियत की तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखते हैं ये पहेली हमें कहाँ ले जाती है। चलिए इसकी परतों को खोलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जहर जैसी विनाशकारी चीज का इस्तेमाल किसी इंसान की इतनी गहरी समझ बनाने के लिए किया गया। तो शुरू कहाँ से करें? तो सबसे पहला सुराग है ये प्रोफाइल किस तरह के इंसान पर फिट बैठती है, और यहीं मतलब शुरू में ही एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। सही कहा। स्रोत दो बिल्कुल अलग अलग तरह के लोगों की बात करता है। हाँ, एक तरफ ये उन लोगों का वर्णन करता है जो स्वभाव से उदास, शांत और थके हुए हैं। अच्छा। स्रोत कहता है गहरी आंखों वाले, सुस्त और निराश लोग। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसमें ऊर्जा की भारी कमी महसूस होती है। और फिर बिल्कुल दूसरी तरफ? हाँ, सिक्का पलट जाता है। दूसरी तरफ स्रोत एक बहुत ही कह सकते हैं जीवंत तस्वीर पेश करता है। कौन सी? गुस्सैल स्वभाव की महिलाएं जिनके चेहरे पर झाइयां और लाल बाल होते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है। मतलब ये लगभग एक कहानी के किरदार जैसा लगता है। बिल्कुल, और ये हमें पहली नजर में ही बताता है कि ये कोई एक आयामी विवरण नहीं होने वाला। और ये सिर्फ शारीरिक बनावट तक ही सीमित नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से किसी भावनात्मक बोझ के नीचे दबे हुए हैं। जैसे बहुत लंबे समय तक चला दुख, दबा हुआ गुस्सा, ईर्ष्या या प्यार में मिली कोई गहरी निराशा। ये उन भावनात्मक घावों की बात कर रहा है जो धीरे धीरे शरीर पर अपना असर दिखाने लगते हैं। इसी सिलसिले में एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी, रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज का जिक्र। हाँ, 19वीं सदी के दस्तावेज में इस पर इतना जोर देना ये थोड़ा हैरान करता है। क्यों? ये एक बहुत जरूरी बिंदु है। ये उस समय की चिकित्सा समझ की गहराई को दिखाता है। कैसे? स्रोत में साफ लिखा है, ऐसी महिलाएं जो जीवन के उस बदलाव से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाईं। और ये भी कि उस समय के बाद उनकी सेहत कभी पहले जैसी नहीं रही। हाँ, और ये सिर्फ कुछ शारीरिक लक्षणों की बात नहीं कर रहा। ये एक महिला के पूरे अस्तित्व पर पड़ने वाले गहरे और स्थायी प्रभाव की बात कर रहा है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। मतलब वो लोग शरीर को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी इकाई के रूप में देख रहे थे। बिल्कुल। तो एक तरफ गहरा भावनात्मक बोझ और दूसरी तरफ जीवन के बड़े बदलावों का असर, ये इस शख्सियत की नींव है। ठीक है, तो अब आते हैं उन पैटर्न्स पर जो इस पूरी तस्वीर में बार बार उभर कर आते हैं। हाँ, ये वो सुनहरे धागे हैं जो इस पूरी कहानी को एक साथ पिरोते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा सुराग है बाईं ओर का प्रभाव। हाँ, ये इस प्रोफाइल का एक तरह से सिग्नेचर है। स्रोत के अनुसार लगभग हर बीमारी या तकलीफ शरीर के बाईं ओर से शुरू होती है। बाईं ओर से? हाँ, और सिर्फ शुरू ही नहीं होती बल्कि वहां से दाईं ओर फैलती है। अच्छा, कोई उदाहरण? जैसे गले का संक्रमण, वो बाएं टॉन्सिल से शुरू होकर दाईं ओर जाएगा, या अंडाशय का दर्द, वो भी बाएं से शुरू होकर दाईं ओर जाएगा। ये एक बहुत ही मजबूत और लगातार दिखने वाला पैटर्न है। ठीक है, तो पहला नियम बाएं से दाएं। दूसरा बड़ा सुराग? दूसरा है छूने के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता। छूने से? हाँ, खासकर गले और पेट के आसपास। लेकिन ये वैसी संवेदनशीलता नहीं है जैसे किसी चोट या घाव में होती है। तो फिर कैसी? ये समझना बहुत जरूरी है। स्रोत कहता है कि ये दर्द की वजह से नहीं है, बल्कि छूने का एहसास ही एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट पैदा करता है। मतलब कपड़ों का हल्का सा दबाव भी? हाँ, जैसे कॉलर या बेल्ट, वो भी बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति किसी भी तरह के बाहरी बंधन या दबाव को सहन नहीं कर सकता। क्या इसका कोई गहरा मनोवैज्ञानिक मतलब भी हो सकता है?
जैसे किसी भी तरह के नियंत्रण से आजाद रहने की इच्छा। ये एक बेहतरीन सवाल है। अक्सर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पहलू आपस में गुथे होते हैं। गले के आसपास का दबाव बर्दाश्त न कर पाना शायद प्रतीकात्मक रूप से किसी ऐसी चीज का भी संकेत हो सकता है जिसे व्यक्ति निगल नहीं पा रहा या जो उसे घुटन दे रही है। ये तो बहुत गहरी बात है। ये बाहरी दबाव के प्रति एक गहरी आंतरिक असहिष्णुता है। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे अनोखा सुराग, एक ऐसा पैटर्न जो हमारी आराम की सबसे बुनियादी समझ को चुनौती देता है। आप नींद की बात कर रही हैं? हाँ, लगभग हर लक्षण नींद के बाद बदतर हो जाता है। ये इस प्रोफाइल का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हाँ। हम सब मानते हैं कि नींद हमें ठीक करती है। बिल्कुल, शरीर और दिमाग को आराम देती है। लेकिन इस शख्सियत के लिए नींद एक जहर की तरह काम करती है। व्यक्ति सोकर एक बढ़ी हुई तकलीफ में उठता है, चाहे वो सिर दर्द हो, बदन दर्द हो या मानसिक परेशानी। स्रोत में तो यहाँ तक लिखा है कि लोग सोने से डरते हैं। हाँ। क्योंकि वे जानते हैं कि जब वे जागेंगे तो उनकी हालत और भी खराब होगी। सोचिए, जो चीज राहत का स्रोत होनी चाहिए वही डर का कारण बन गई है। बिल्कुल। स्रोत का एक वाक्यांश है, स्लीप्स इनटू द एग्रवेशन, यानी व्यक्ति सोते सोते ही अपनी तकलीफ को और बढ़ा लेता है। तो अवचेतन में कुछ चल रहा होता है। हाँ, कोई गहरी उथल पुथल चल रही होती है जो जागने पर शारीरिक लक्षणों के रूप में सामने आती है। तो ये 3 सुराग, बाएं से दाएं, छूने से दिक्कत और नींद के बाद बिगड़ना, इस पूरी पहेली का ढांचा है। सही कहा। तो ये 3 पैटर्न तो जैसे इस शख्सियत का ढांचा हो गए। अब जरा इस ढांचे के अंदर के मन को समझते हैं, क्योंकि आपने विरोधाभास की बात की थी और मुझे लगता है कि मानसिक लक्षणों में ये सबसे ज्यादा उभर कर सामने आता है। हाँ, यहाँ पर विरोधाभास अपने चरम पर है। जैसा कि हमने बात की, सुबह जागने पर गहरी उदासी, चिंता और निराशा होती है। शरीर पूरी तरह से थका हुआ महसूस करता है। बिल्कुल, लेकिन इसके ठीक विपरीत मन अत्यधिक सक्रिय और उत्तेजित रहता है। स्रोत में ग्रेट लोक्वेसिटी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है बहुत ज्यादा और लगातार बोलने की इच्छा। हाँ। पर क्या ये सिर्फ बातूनी होना है या इसके पीछे कोई गहरी बेचैनी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ बातूनी होना नहीं है। स्रोत इसे एक विचारों की उड़ान के रूप में बताता है। विचारों की उड़ान? हाँ, व्यक्ति एक विषय से दूसरे पर बहुत तेजी से कूदता है। एक शब्द से कोई और कहानी शुरू कर देता है। उसका दिमाग इतनी तेजी से दौड़ रहा है कि जुबान उसका साथ नहीं दे पाती। जैसे एक ट्रेन है जो बिना किसी स्टेशन पर रुके दौड़ रही है। बिल्कुल सही। और इसमें एक और दिलचस्प परत है। वो क्या? स्रोत लगभग भविष्य बताने वाली धारणाओं और एक बहुत ज्यादा सक्रिय कल्पना शक्ति का भी जिक्र करता है। अच्छा। हाँ, और ये उस विरोधाभास को और गहरा करता है। एक तरफ शरीर थका हुआ है, लेकिन दिमाग इतना तेज है कि वो भविष्य के बारे में सोच रहा है, नई नई कल्पनाएं कर रहा है और लगातार बोलकर उस ऊर्जा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये ऐसा है जैसे शरीर और मन एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिशाओं में जा रहे हों। शरीर आराम करना चाहता है, लेकिन दिमाग उसे रुकने नहीं देता। ये एक बहुत ही बेचैन और अशांत मानसिक स्थिति है। बहुत ज्यादा। तो हमारे पास एक ऐसा इंसान है जो भावनात्मक रूप से संवेदनशील है, जिसका शरीर कुछ अजीब नियमों का पालन करता है और जिसका मन उसके शरीर से बिल्कुल अलग गति से दौड़ रहा है। सही। अब कुछ बहुत ही खास शारीरिक सबूतों को देखते हैं जो इस तस्वीर को और भी साफ करते हैं। इनमें से कुछ तो बहुत ही अजीब है। बिल्कुल। जैसे एक लक्षण है कि जैसे ही व्यक्ति सोता है, उसकी सांस रुक जाती है। सांस रुक जाती है? हाँ। As soon as he falls asleep, the breathing stops. ये नींद के साथ उस नकारात्मक संबंध को और भी पुख्ता करता है। मतलब ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक डर नहीं है? नहीं, इसका एक बहुत ही वास्तविक और खतरनाक शारीरिक आधार भी है। और एक और बहुत ही अजीब एहसास का जिक्र है, जैसे मूत्राशय में एक गेंद घूम रही हो। हाँ, इसे पढ़कर कोई भी हैरान हो जाए। ये छोटे छोटे अजीब विवरण ही इस प्रोफाइल को इतनी विश्वसनीयता और सटीकता देते हैं। और रक्त से जुड़े लक्षण? हाँ, वो भी बहुत कुछ बताते हैं। स्रोत में हेमोरेजिक डायथीसिस का जिक्र है, यानी खून बहने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। मतलब छोटे मोटे घावों से भी बहुत आसानी से और बहुत ज्यादा खून बहता है। हाँ, और स्रोत ये भी बताता है कि ये खून गहरे लगभग काले रंग का होता है और आसानी से जमता नहीं है। इसका क्या मतलब हो सकता है? यह एक गंभीर शारीरिक स्थिति की ओर इशारा करता है। गहरे रंग का और न जमने वाला खून, यह अक्सर शरीर में एक तरह की विषाक्तता या सेप्टिक स्थिति का संकेत देता है। मतलब शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही है? बिल्कुल।
और यही बात हमें फोड़े और अल्सर के विवरण में भी दिखती है। हाँ, उनके रंग के बारे में बहुत साफ लिखा है, नीले बैंगनी रंग के। और ये रंग बहुत महत्वपूर्ण है। एक सामान्य संक्रमण में लालिमा और सूजन होती है, लेकिन नीला बैंगनी रंग ये रक्त संचार में कमी और ऊतकों के मरने यानी नेक्रोसिस का संकेत देता है। ये एक साधारण फोड़ा नहीं है। नहीं, एक बहुत ही जहरीला और विनाशकारी संक्रमण है जो फिर से उस जहर के स्रोत की ओर इशारा करता है। और गले के संक्रमण के बारे में दी गई जानकारी तो जैसे हमारे सारे सुरागों को एक ही जगह इकट्ठा कर देती है। बिल्कुल, ये एक केस स्टडी की तरह है। कैसे? स्रोत कहता है संक्रमण बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर फैलता है। पहला नियम। हाँ, गर्म पेय पीने से दर्द बढ़ता है, जो कि असामान्य है। सही बात है, आमतौर पे तो गर्म चीजों से आराम मिलता है। और सबसे अजीब बात, ठोस चीजों की तुलना में तरल पदार्थ निगलने में ज्यादा दर्द होता है। ये तो सामान्य अनुभव के बिल्कुल विपरीत है। ऐसा क्यों? ये गले की मांसपेशियों में एक अजीब तरह की ऐंठन या संकुचन की ओर इशारा करता है, जो खाली निगलने या तरल पदार्थ पीने पर ज्यादा महसूस होती है। यह इतना अनोखा और विरोधाभासी लक्षण है कि यह एक बहुत ही मजबूत पहचान चिन्ह बन जाता है। सही कहा। ये दिखाता है कि ये प्रोफाइल सिर्फ सामान्य लक्षणों पर नहीं बल्कि बहुत ही बारीक और विशिष्ट टिप्पणियों पर आधारित है। तो अब तक हमने शख्सियत, मुख्य पैटर्न, मन की स्थिति और कुछ बहुत ही विशिष्ट शारीरिक लक्षणों को समझ लिए हैं। अब इस पर आते हैं कि ये लक्षण कब और कैसे बिगड़ते हैं। स्रोत इस बारे में भी बहुत स्पष्ट है। हम जानते हैं कि नींद सबसे बड़ा कारण है, लेकिन और क्या चीजें हैं जो इस संवेदनशील प्रणाली को प्रभावित करती हैं? हाँ, स्रोत में एक पूरी सूची है। नींद और छूने की बात हम कर ही चुके हैं। इसके अलावा तापमान में कोई भी बड़ा बदलाव, गर्मी या ठंड? हाँ, चाहे बहुत ज्यादा गर्मी हो या बहुत ज्यादा ठंड, लक्षण तुरंत बढ़ जाते हैं। सूरज की सीधी धूप भी बर्दाश्त नहीं होती, जिससे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। इसमें मौसम का भी जिक्र है, खासकर वसंत और गर्मी का। हाँ, ये एक मौसमी पैटर्न की ओर इशारा करता है। वसंत के आगमन पर और पूरी गर्मियों में तकलीफें बढ़ जाती हैं। ये दिखाता है कि ये व्यक्ति सिर्फ अपने अंदरूनी हालात से ही नहीं, बल्कि अपने बाहरी वातावरण के प्रति भी बहुत ज्यादा संवेदनशील है। बिल्कुल, हवा में बदलाव, तापमान में बदलाव, हर चीज का उस पर गहरा असर होता है। और कुछ पदार्थों का भी जिक्र है, जैसे शराब और एसिड। हाँ, बिल्कुल। ये जानकारी उस पूरी तस्वीर को पूरा करती है कि ये किस तरह की संवेदनशीलता का वर्णन कर रहा है। ये एक ऐसी प्रणाली है जो बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के उत्तेजकों के प्रति बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करती है। ऐसा लगता है जैसे इस व्यक्ति के पास कोई फिल्टर या बचाव कवच नहीं है। सही कहा। तो अगर हम इस सबको एक साथ रखें, इन सारे सुरागों को जोड़ें, तो आखिर में हमारे सामने कैसी तस्वीर उभरती है? हमारे सामने एक बहुत ही गहरे आंतरिक संघर्ष और विरोधाभास की तस्वीर उभरती है। ये एक ऐसे इंसान का चित्र है जिसका शरीर और मन एक अजीब तरह की जंग में है। एक तरफ गहरी उदासी, शारीरिक और मानसिक थकावट है। एक ऐसा इंसान जो सुबह उठकर पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस करता है और जिसके लिए नींद भी एक सजा है। हाँ, तो दूसरी तरफ एक ऐसा दिमाग है जो रॉकेट की रफ्तार से दौड़ रहा है, जो भविष्य की कल्पनाएं कर रहा है, लगातार बोल रहा है और एक पल के लिए भी शांत नहीं बैठ सकता। एक व्यक्ति जो शायद दूसरों से जुड़ना चाहता है, इसलिए बातूनी है, लेकिन किसी का स्पर्श भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल। और एक तरफ शरीर इतना नाजुक है कि छोटे से घाव से भी बहुत खून बहता है और जहरीले दिखने वाले फोड़े हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ तरल पदार्थ निगलने में ठोस से ज्यादा दर्द होने जैसा अजीब और तर्कहीन लक्षण है। और इन सभी विरोधाभासों को वो 3 अनोखे और लगातार चलने वाले सूत्र एक साथ पिरोते हैं। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर जाना, छूने के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता, और सबसे महत्वपूर्ण, नींद के बाद सभी लक्षणों का बिगड़ जाना। ये सिर्फ लक्षणों का एक बिखरा हुआ संग्रह नहीं है। नहीं, ये पूरी कहानी है, एक बहुत ही सुसंगत और विस्तृत कहानी जो एक सांप के जहर से शुरू हुई थी। हाँ, ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो बाहरी दुनिया और अपनी आंतरिक भावनाओं दोनों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है। एक ऐसा व्यक्ति जो शायद आज़ादी चाहता है, लेकिन अपनी ये भावनाओं और शारीरिक लक्षणों के जाल में फंसा हुआ है। ये पूरी चर्चा एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाती है। जब एक ही स्रोत, मतलब एक सांप के जहर से, इतने सारे विविध और सटीक मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक लक्षणों का एक सुसंगत चित्र बनाया जा सकता है, तो ये सिर्फ जहर के बारे में नहीं बताता। नहीं, ये 19वीं सदी की उस अवलोकन पद्धति की अविश्वसनीय गहराई की ओर इशारा करता है जो इंसान को एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखती थी। बिल्कुल।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के विशेषज्ञता के युग में, जहां हम अक्सर मन को शरीर से, बीमारी को इंसान से अलग करके देखते हैं, हम कितने गहरे और महत्वपूर्ण संबंधों को नजरअंदाज कर रहे हैं। शायद शरीर और मन की भाषा को समझने के लिए हमें कभी-कभी इस तरह के पुराने और अनोखे दस्तावेजों की ओर लौटने की जरूरत है।